तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सॉलिबिलिटी के बारे में, और सॉलिबिलिटी क्या होता है ये आपको बताऊंगा। उसके बाद में हेनरी लॉ की बात भी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सॉल्यूशन पर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं सॉलिबिलिटी क्या होती है। सॉलिबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which can be dissolved in given amount of solvent. So the definition of solubility is how much that maximum amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent, that is known as solubility. Okay, so solubility we are going to discuss in two cases. One is of solubility of solid in liquid, and second one will be the solubility of gas in liquid. तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट वाली चीज है that is your solubility of solid in liquid. Okay, solid in liquid. It is also is a topic we have already studied this in standard 9. Class 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि what is saturated solution, what is unsaturated solution. लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर भी आया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहली तो बात ये कि सॉलिड की प्रॉपर्टी हमें सभी को मालूम है कि सॉलिड्स दे आर हैविंग फिक्स्ड टाइप ऑफ शेप एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल ऑल्सो। तो सॉलिड्स होते हैं वो तो कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। और उसके अलावा जो लिक्विड होता है वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जब हम क्योंकि सॉलिबिलिटी है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो दीज आर फ्यू फैक्टर्स ऑन विच द सॉलिबिलिटी डिपेंड्स। तो इस वाले केस में बेसिकली हम बात करने वाले हैं, दो फैक्टर हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक आपका टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर है, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, क्योंकि हमने लिखा है सॉलिड इन लिक्विड, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये अपना सॉल्वेंट है। तो इस वाले केस में अब जो सॉलिड है वो एक सबसे पहला जो ए फैक्टर है, हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ठीक है ना। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ता है, आपने पढ़ा है पहले भी। तो विद द राइज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीजेस एंड हेंस सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉलिबिलिटी सॉलिड के लिक्विड में बढ़ती जाती है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है ना। और जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन का मतलब भी होता है घोलना किसी चीज को। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी या जो डिसोल्यूशन होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज एंडोथर्मिक, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस सभी को मालूम है क्या होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन। ओके, तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम हीट देते हैं उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो जब सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तो हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो उसके बाद एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ली शटलियर प्रिंसिपल। तो ली शटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। कुल मिला के जो रिएक्शन है वो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी जब हम अपने सॉलिड को, किसी भी चीज को, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, ठीक है ना, और यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा मतलब हीट है यहाँ पर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ली शटलियर प्रिंसिपल तो आप देख रहे हैं कि जो हीट है ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। जब हीट यहाँ पर है
तो जो रिएक्शन है वो किधर को मूव करेगी, जिस तरफ हीट कम है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब टुवर्ड द सॉल्यूशन जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली शेड्यूल प्रिंसिपल। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सॉल्यूशन। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, घुलता है और अपना सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। विद राइज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक ना रखेंगे। सेकेंड वन इज योर प्रेशर। ठीक है ना। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। प्रेशर का कोई भी फर्क सॉलिबिलिटी पर नहीं पड़ता है। सॉलिड वाले केस में ध्यान रखेंगे। सॉलिड वाले केस में सॉलिबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे सॉलिड हो और चाहे तो लिक्विड हो। ठीक है ना। सॉलिड और जो लिक्विड है ये दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये दोनों ही दबते नहीं है, तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में। मतलब अगर हम इसको घोलना चाहे इसके अंदर तो प्रेशर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे नो इफेक्ट। ठीक है ना। उसी करने पहले आपसे उसके बाद जो सेकेंड वाली चीज है, सेकेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो सेकेंड वाला है वो है आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। ओके। सेकेंड वन इज अवर solubility of gas in liquid. In this case also we will discuss two factors. First is your temperature. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन में पूछा गया इसके ऊपर कई बार, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गैसेस वाले केस में ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल डिक्रीज एज विल इंक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो गैस जो होती है वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के जाती है, ऊपर निकल जाती है गैस वहां से। ठीक है। ध्यान रखिए चीज का। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल डिक्रीज। ओके। सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल डिक्रीज with what? With rise in temperature. With rise in temperature. With rise in temperature. So in case of gas and liquid, the solubility of gas and liquid will decrease with rise in temperature. The second case is, this is the most important case in case of gases, that is pressure. Pressure. Okay. तो द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल इंक्रीज व्हेन यू विल इंक्रीज द प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो बढ़ती चली जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी आपने देखे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, उसमें CO2 गैस होती है, वो बहुत हाईली कंप्रेस, मतलब बहुत प्रेशर लगा के उसको बोतल में बंद किया जाता है। तो विद इंक्रीज, और जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। कोल्ड ड्रिंक वाले केस में जानते हैं आप लोग। तो इसमें वाले केस में प्रेशर में क्या होगा, सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस इंक्रीज इन pressure. Okay, this is also most important thing. The solubility of a gas and liquid will increase as you increase the pressure. Okay, इसमें है क्या, ये देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्यों है वो बताता रहा हूँ मैं आपको। मान लेते हैं अपने पास में एक फ्लास्क है इस तरीके से, इसमें आपने लिक्विड लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल्स, ओके, यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स है। ऐसे यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर सकता है ऊपर नीचे। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, अपने पास 5 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं गैस के 5 पार्टिकल्स। जब हम प्रेशर को लगाएंगे तो यही जो पार्टिकल्स हैं जो अभी इतनी जगह में है वो कम जगह में आ सकते हैं, क्योंकि गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। गैस कंप्रेसिबल होती है, जितने पार्टिकल यहाँ पर है वो और कम जगह में आ सकते हैं। मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो मान लो पिस्टन अब जो है वो यहाँ तक आ चुका है,
पिस्टन मूव करके यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक नीचे तक आ गया है, ठीक है। अब जो पार्टिकल पहले यहाँ पर थे अब वो इतने में आ चुके हैं, 5 पार्टिकल, ठीक है, 5 पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के ऊपर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, लिक्विड में ऊपर ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ली शेटलिन प्रिंसिपल ये जो पार्टिकल्स है वो नीचे को मूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ली शेटलिन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अगर कहीं पर कम है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर उसको हम बढ़ा सकें, उसको इंक्रीज कर सकें, उसी कमी को पूरा कर सकें, ठीक है। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो लिक्विड में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे चीज का, ठीक है ना। तो इसी को हम और डिस्कस करेंगे। अब हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है, हेनरी लॉ। बाकी आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आराम से। The very important topic of this chapter is Henry's law. सबसे पहले समझ लीजिए हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ ये कहता है कि जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इंक्रीजेस एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ओके। हम बोल सकते हैं कि दैट द मींस P is proportional to M, you can say that P is proportional to M। बाकी डेफिनेशन तो आप बुक से भी नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो गैस की सॉलिबिलिटी है, यहाँ पर M का मतलब मास है, M रिप्रेजेंट करता है मास को, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाएंगे उतना ज्यादा गैस का जो मास है या गैस जो है वो सॉल्युबल होगी लिक्विड में, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू M। तो उसके बाद में हम चाहें तो इसी को अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में हेनरी लॉ को हम कैसे बोल सकते हैं, लिख लेता हूं यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure of gas over the solution, ठीक है। ये हेनरी लॉ कहता है। मोल फ्रैक्शन के टर्म में ये बोलता है अगर हम मास ना लें, मोल फ्रैक्शन ले लें। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो आप लोग को जानते होंगे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, हम लोग एक्स यूज करते हैं, जाई बोल सकते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि अगर अपने पास में 2 कंपोनेंट है, ए और बी है, तो नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, जैसे अगर मुझे बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, आई वांट टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स बी के मैं ऊपर ले लूंगा, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ए का प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी का, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 2 कंपोनेंट है, दोनों के मोल्स और ऊपर जिसका निकालना है उसे मोल फ्रैक्शन हम कहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है मोल फ्रैक्शन जानना, क्योंकि आगे जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, वहां पे आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन आएगा, तो जान लीजिए क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ये हमारा हेनरी लॉ है, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, P प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है ना। X का मतलब है मोल फ्रैक्शन है गैस का। अच्छा, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, P इज इक्वल टू KHX। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही मेन फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, यू विल यूज दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू KHX। यहाँ पर जो KH है इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ओके। जब कभी भी हम ये निशान हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग 9 से ही। तो P इज इक्वल टू KHX, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि जो P है और जो X है इसमें कैसा रिलेशन डायरेक्टली, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे उतने ही ज्यादा गैस के जो मोल्स हैं वो उसमें डिजोल्व होंगे लिक्विड में, तो ये कहना चाह रहा है P इज इक्वल टू KHX। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा भी जाता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, KH निकाल लेता हूँ, KH, तो KH इज इक्वल टू
P अपॉन x, ठीक है ना। अच्छा, ये जो KH है इसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। इसकी जो वैल्यू होती है वो हर गैस के लिए अलग अलग होती है। हर गैस के लिए जो KH की वैल्यू होती है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, वो अलग अलग होता है। तो KH इज इक्वल टू P अपॉन x। अच्छा, KH हेनरीज कांस्टेंट हो गया और x का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, कितनी गैस डिसॉल्व है। इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इसका मतलब जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो घटती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब गैस की सॉल्युबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करके मैंने पहले आपको बता दिया। एक तो अपना टेम्परेचर था, दूसरा प्रेशर था, एक चीज और आ गई KH, ठीक है ना। तो जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे जो गैस की सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है ना। इनवर्स में एक चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है। तो अगर ये बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और डायरेक्टली में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो सॉल्युबिलिटी दो चीजों से घटती है। एक तो आपका टेम्परेचर हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। यहाँ हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ता है सॉल्युबिलिटी आपकी घट जाती है। तो मैं आपको एक पॉइंट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एज KH and temperature increases, means either you can increase this or you can increase this, the solubility of gas will decrease in case of the second case. Okay, so KH, you will increase KH or temperature increases, the solubility decreases, solubility of gas, solubility of गैस किसमें, लिक्विड में डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही, ठीक है ना। हाँ, और ये भी समझ लीजिए क्या मतलब, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, तो ये तरीका लिखने का है। गैस इसका मतलब होता है ये मीडियम है, ठीक है ना, गैस एंड लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड विल डिक्रीज व्हेन यू विल इंक्रीज दिस बोथ द थिंग्स। ये अपना हेनरी लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एक समझ गए होंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद में एक पॉइंट और आपसे पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना। हेनरी लॉ में एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं। एक क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, पूछा गया है कि व्हाई aquatic animals are more comfortable, why aquatic animals are more comfortable in cold water, okay, than warm water, की ध्यान रखेंगे, ठीक है। Why aquatic animals are more comfortable in cold water as compared to warm water? तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को ठंडे पानी में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर पानी गर्म है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो ऑक्सीजन होगा उसका कंटेंट कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में कम हो जाएगी, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करते हैं, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी वहां पर, ठीक है। और कोल्ड वाटर में क्योंकि टेम्परेचर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस मतलब ऑक्सीजन, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वो आराम से रह सकते हैं वहां पर। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज इन कोल्ड वाटर दैट डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इन हायर कंसेंट्रेशन एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो ये ध्यान रखेंगे, आसान टॉपिक है। उसके बाद में एक जो एप्लीकेशन है ये बता दूं मैं आपको, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पूछ सकता है, इसको रख लेते हैं। बाकी आपसे पूछेगा एप्लीकेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो उसमें तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो वही अपना हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक वाला, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक में जो हम CO2 गैस डिसॉल्व करते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके कैप को बंद किया जाता है, ठीक है। तो वो एक पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे, एडिशन ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिख लीजिए।
तो दूसरा जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है स्कूबा डाइवर का। जो लोग गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं या जो किसी नदियों में जाते हैं, काफी गहराई तक जाते हैं, डाइविंग करते हैं अंदर, तो वो अपने साथ में आपको मालूम है एक सिलेंडर यूज करते हैं। तो वो जो सिलेंडर होता है पहले के टाइम में क्या होता था, वो सिलेंडर जो है उसमें यूज करते थे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है ना। तो होता यह था कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही कोई डाइवर जितना ज्यादा, जैसे ये रिवर है, कोई डाइवर जितना अंदर तक जाएगा, जब अंदर जाएगा लिक्विड में, तो जो प्रेशर होता है नीचे, पानी का जो प्रेशर होता है वाटर में सबसे ज्यादा होता है। जैसे नीचे जाएगा कोई भी डाइवर, तो जो प्रेशर है बहुत ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो गैस है वो ज्यादा घुलेगी इसमें ब्लड के अंदर, ठीक है ना। और जैसे ही वो डाइवर बाहर को आएगा निकल के, तो प्रेशर कम हुआ, तो जो गैस की सॉलिबिलिटी है आपके ब्लड के अंदर वो भी कम हो जाएगी। तो जब जैसे ही गैस की सॉलिबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी तो वो एक बबल्स के फॉर्म में गैस ट्रेवल करेगी, और या काफी बबल्स होंगे जिससे कि ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होगी। और इसी को हम कहते हैं बेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। रखेंगे ये पूछ सकता है आपसे कि बेंड्स क्या होते हैं। तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो आपका ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें बबल्स आ जाते हैं वजह से। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मिक्सचर। वो मिक्सचर किसका होता है, हीलियम का। ध्यान रखें, हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 3 गैसेज होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन। ये हम यूज करते हैं ताकि ये बेंड्स की कंडीशन इससे बचा जा सके। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको सॉलिबिलिटी क्या होता है बता दिया, ध्यान रखेंगे। 2 केस बता दिए, सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा था अपना गैस एंड लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा सॉलिड वाले केस में, उसके बाद में गैस वाले केस में क्या फर्क पड़ेगा, और हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। हेनरी लॉ में वही है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में P = KH, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। यहाँ पर KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो अगर वो बढ़ेगा तो गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला P = KH, ये बेसिकली मुझे आपको बताना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर हम न्यूमेरिकल ये करेंगे। अभी इतना ही है, समझ लीजिए।